ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ ए जो हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके थे। भाई जो फोर्थ ए के आपके न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो हम भाई फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। बेटा जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, तो भी पहले हम तीनों को कंप्लीट करेंगे बेटा, उसके बाद इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई इससे पहले कि हम फोर्थ बी स्टार्ट करें, हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में सीख लेते हैं भाई, जैसे कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना, यानी उसको भाई ब्रेक डाउन कर देना छोटे पार्ट्स में। तो ये आप डेफिनेशन पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन भाई इस बार हम कुछ बेसिक से जो हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं उनके हम डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट टर्म का किसी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, आपको किसी कांस्टेंट को ब्रेक डाउन करना है उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में, क्या आप ब्रेक डाउन कर पाओगे? भाई वो कांस्टेंट टर्म है, उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो? तो क्या आएगा आपके पास? 0। इसके अलावा भाई अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए सी एक्स को, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं भाई? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो भाई कांस्टेंट का तो 0 हो जाता था जब वो अकेला हो, लेकिन यहाँ पे किसके साथ है? एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ। तो ऐसे केस में हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से, और हमारे पास टर्म क्या बचेगी? dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास क्या है बचेगा? सिर्फ और सिर्फ c। नेक्स्ट देखो भाई, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए d बाई dx करना पड़ जाए x रेज टू पावर n का, हमारे वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर दे रखी है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई? पहले पावर को आगे लेते हैं, पावर को आगे। तो ये लो भाई पावर आगे आ चुकी है हमारी। अब पावर में से 1 कम कर दो। पहले क्या किया? जो x रेज टू पावर थी उसको आगे लेके आए और फिर उसी पावर में से 1 को क्या कर दिया है भाई? सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये हमारा किसका हो गया भाई? d डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n का। इसके बाद भाई नेक्स्ट देखो, अगर u रेज टू पावर n दे रखी हो, तो यानी u भी एक वेरिएबल है, लेकिन हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? पहले तो वही डिफरेंशिएशन करेंगे हम रेज टू पावर का, यानी पावर आगे और u रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे भाई? जो हमारा वेरिएबल है u, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो u का क्या हो जाएगा भाई? du बाई dx। एक चीज और बेटा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये x होता, x रेज टू पावर n होता, तो क्या यहाँ dx बाई x नहीं आता, लेकिन उसकी वैल्यू क्या जाती है? 1 हो जाती है। यानी यहाँ पे भी dx बाई x है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास u इंटू वी दे रखा हो, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2 वेरिएबल हो, एक u है और एक v वेरिएबल है, अगर इनका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, इसको भाई u इंटू वी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो क्या भाई? एक बार तो एक का डिफरेंशिएशन कर दो प्लस दूसरे अगर दो, तो हमने फर्स्ट टाइम तो u को एज इट इज रखा, v का क्या कर दिया है? डिफरेंशिएशन, प्लस नेक्स्ट टाइम हमने v को एज इट इज रखा है और d का क्या कर दिया है भाई? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो थी भाई मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो भाई पहले बात कर लेते हैं साइन x का। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का होता है भाई कोस x। क्या होता है? कोस x। अगर ये x ना होता, साइन x की जगह साइन u होता, तो क्या हो जाता है? इनटू उस u का भी हमें क्या करना पड़ता है भाई? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट कोस का d बाई डी एक्स ऑफ कोस x, यानी कोस x को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हमें मिलेगा भाई साइन x माइनस साइन x। कैसा? माइनस का साइन। जब आप डिफरेंशिएशन के बाद जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब ध्यान रखना साइन का माइनस कोस हो जाएगा बस, और कोस का प्लस साइन हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर भाई टेंजेंट का देखना चाहो तो d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x क्या हो जाता है आप लोगों के पास? सीकेंट स्क्वायर x। तो भाई ये कुछ टर्म्स थी जिनका आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भाई आना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। अगर d बाई डी एक्स
ऑफ साइन यू एक्स होता तो इसका क्या हो जाता भाई, देखो पहले तो हम करेंगे इसको साइन थीटा एज्यूम करो भाई, साइन थीटा का क्या हो जाता है भाई कोस थीटा यानी कोस यू एक्स। अब इस थीटा का और करना है, यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स और आ जाएगा। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स करोगे तो ये क्या हो जाता है आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ यू बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स। यू एक्स का करोगे तो क्या आएगा आपके पास यू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो चुका है u cos ऑफ यू एक्स। ये किसका हो गया भाई साइन ऑफ यू एक्स का आपके पास डिफरेंशिएशन आ चुका है। तो भाई इस चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर फंक्शन क्या दिया गया है। तो आपको पहले तो ट्रिग्नोमेट्री उसका रेशियो का करना है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा का था तो पहले साइन थीटा कोस थीटा कर दिया, और फिर जो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे क्या था यू एक्स था, तो इस यू एक्स का भी हमने क्या कर दिया भाई डिफरेंशिएशन कर दिया। यू एक्स का क्या हो जाता है यू हो जाता है। तो ये था तो बेटा आपके बेसिक से डिफरेंशिएशन। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट आता है भाई हमारा इंटीग्रेशन। तो चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जैसे कि x रेज़ टू पावर n dx। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या होगा, पहले इसमें पावर में 1 ऐड होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था पहले पावर आगे आती थी और फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता था। इंटीग्रेशन में क्या हुआ पावर में पहले एक ऐड होगा और फिर वो पावर नीचे आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर यही होता आपका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n होता, तो इस केस में क्या हो जाता पहले पावर को आगे लेके आते और फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते। पहले पावर आगे लेके आए, यहाँ क्या आएगी पावर डिवाइड में आएगी। इसमें पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें 1 क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे। नेक्स्ट अगर भाई खाली dx का करना पड़ जाए यानी आप स्मॉल पार्ट्स को वापस से ऐड कर रहे हो तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा वही x मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना भाई इंटीग्रेशन के अंदर मैथमेटिक्स में यहाँ पे कांस्टेंट आते हैं, लेकिन भाई आपके 12th लेवल तक फिजिक्स के अंदर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको निकालनी नहीं होती। तो भाई हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब आपका मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन आएगा तब भाई आप वहाँ पे जरूर से जरूर इन कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट भाई अब बात कर लेते हैं हम भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर डिफरेंशिएशन की लर्न है तो भाई इंटीग्रेशन की ईजी हो जाती है। साइन एक्स डी एक्स, साइन का क्या हो जाता है भाई माइनस कोस एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट को काउंट नहीं करने वाले हैं। सिमिलरली भाई अगर साइन एन एक्स दे रखा हो तो साइन एन एक्स डॉट डी एक्स। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, पहले तो साइन थीटा करो। साइन थीटा क्या हो जाता है माइनस कोस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है भाई एन एक्स। अब एन एक्स का करो तो एन एक्स का क्या हो जाएगा भाई डिवाइडेड बाई एन। एन एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एन प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम फिर से काउंट नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट भाई कोस एक्स का कोस एक्स डॉट डी एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। ध्यान रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन एक्स। सिमिलरली भाई अगर आप कोस एन एक्स का निकालना चाहोगे तो कोस एन एक्स का भी क्या हो जाएगा कोस ऑफ एन एक्स डॉट डी एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा साइन एन एक्स। पहले तो कोस थीटा कर दिया जो क्या हो गया साइन थीटा और डिवाइडेड बाई एन। और भाई इसके अलावा अगर आप एक सीकेंट का और देख लो सीकेंट स्क्वायर थीटा का सीकेंट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है भाई टेंजेंट एक्स। ये क्यों करा है भाई क्योंकि टेंजेंट एक्स का क्या था भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स था। तो भाई ये आप लोगों के क्या है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है जो अब हम भाई 4th बी जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो बेटा इनको अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न कर लो। और एक चीज़ का और जरूर ध्यान रखना है भाई जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले आते जाएं और अगर आपको लर्न ना हो तो भाई उनको अपनी कॉपी के एक सेपरेट पेज पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा 4th बी। तो भाई जो हमारा 4th बी जो हमारा चैप्टर है वो है भाई अल्टरनेटिव करंट। चैप्टर नंबर 4th बी क्या है भाई एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। तो पहले तो बात कर लेते हैं भाई ये एसी होता क्या यानी अल्टरनेटिव करंट आपका होता क्या है एसी। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेता हूं कुछ इस तरीके से,
एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग भाई हमने मैग्नीट्यूड लिया है। तो इस केस में जो आपका एसी यानी अल्टरनेटिव करंट होता है वो भाई कुछ इस टाइप का होता है। अब चलो इसी कर्व को हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट इज द करंट whose मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो, एंड whose डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली। आप देख सकते हो फिक्स पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो एक बार मैं फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। अल्टरनेटिव करंट इज द करंट whose मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम एंड whose डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली विद टाइम इज नोन एज एसी करंट। अब भाई एसी करंट नहीं होता है, एसी वोल्टेज भी होता है, लेकिन भाई हम एसी वोल्टेज नहीं लिखते ऐसे, या एसी ईएमएफ या वोल्टेज क्यों नहीं लिखते भाई? क्योंकि बेटा अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज। क्या लिख देते हैं भाई? अल्टरनेटिव, नाम से ही पता चल रहा है भाई जो अल्टरनेटिव चले, एक बार अप साइड एक बार डाउन साइड, अल्टरनेटिव वोल्टेज। तो अल्टरनेटिव वोल्टेज अल्टरनेटिव ईएमएफ आपकी क्या होती है भाई? ये वो वोल्टेज होती है जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करती है और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है पीरियोडिकली चेंज हो जाती है। सेम करंट की जैसे ही डेफिनेशन रहेगी। अगर मैं बात करूँ करंट के और अल्टरनेटिव वोल्टेज की भाई मैथमेटिकल फॉर्म की, तो बेटा आप देख सकते हो ये तो ये साइन कर्व है या कोस की फॉर्म में होगा। और आपने 11th में पढ़ा था कि बेटा मोस्टली कर्व को साइन और कोस कर्व की फॉर्म में क्या कर सकते हैं भाई डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि हमारी जो करंट की इक्वेशन है वो है I = I0 ऑफ साइन ओमेगा टी। यहाँ पे I0 क्या है भाई? पीक वैल्यू है इसके मैग्नीट्यूड की। जो ये इसका मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होता है उस वैल्यू का क्या नाम दिया है भाई? I0। I कब है भाई? I t की किसी भी वैल्यू के लिए है। और जो ये आपका ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगल भाई यहाँ पे होता है जो ये टाइम एक्सिस के साथ बना है। ठीक है बेटा, अगर आप इसके अंदर और फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसके अंदर +5 और ऐड कर दो। ये क्या हो जाता है आपका फेस, यानी वो भी कितने फेस से इनिशियल से ही वेरी कर रही है। आप चाहो तो इसको कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो I = I0 ऑफ कोस ओमेगा टी, अगर आपका फेस क्या है 0 है तो। सिमिलरली भाई अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन की बात करूँ तो वोल्टेज को भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी या फिर E = E0 ऑफ कोस ओमेगा टी। तो भाई आपको देखने से ही पता चला यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आनी स्टार्ट हो गई हैं और वेव्स हैं। तो भाई साइन और कोस में ही हमारी इक्वेशन है। तो बेटा साइन और कोस से रिलेटेड हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और डिफरेंशिएशन पहले लर्न करो, उसके बाद ही भाई इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना बेटा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है भाई एवरेज वैल्यू कैसे निकालें भाई इसकी। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। मीन और एवरेज से आप समझ गए होगे बेटा, अगर हमारी ये कर्व है तो इसका अगर आप मीन निकालोगे, इस टाइप की अगर आपकी कोई पीरियोडिक साइन फॉर्म है ये, तो अगर आप इसका मीन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मिडल तो यही है तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो भाई एसी की अगर हम कंप्लीट साइकिल पे मीन वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन भाई हम कंप्लीट साइकिल पे बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ से लेके और यहाँ तक इन दो इंटरवल के बीच में इसकी मीन वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था भाई डीसी करंट या बोलते हैं स्टडी स्टेट करंट। तो जितने भी अब एसी के पैरामीटर आएंगे उनको हम किसकी फॉर्म में डिफाइन करेंगे? डीसी की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। एसी के पैरामीटर्स को किसकी फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं भाई? डीसी की फॉर्म में। अब एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। भाई एसी बेटा आप लोगों के घर पे आता है, जो आपके जितने भी आपके घर के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं उनके अंदर क्या कौन सी लाइट आती है बेटा? एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। जबकि जैसे आपका फोन का चार्जर है वो कैसे आउटपुट देता है भाई? डीसी यानी डायरेक्ट करंट। घड़ी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है भाई? डीसी होती है। तो अभी तक जो डीसी हमने पढ़ी यानी जो बैटरी के अंदर, सेल्स के अंदर या आपके फोन के चार्जर के अंदर जो होती है वो कौन सी है? डीसी। तो भाई डीसी में और एसी में एक चीज कॉमन है, वो है आपका चार्ज। क्या? चार्ज। दोनों के अंदर क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है।
और वही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी की हेल्प से हम भाई करंट को और वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं मीन वैल्यू की बात करूं तो मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू ओवर एन हाफ साइकिल, मीन वैल्यू ओवर एन हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट करंट। स्टडी स्टेट करंट का मतलब भाई डीसी करंट की वो वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, डीसी करंट की वो वैल्यू हाफ साइकिल के लिए जो बेटा उतनी अमाउंट चार्ज की फ्लो कराए जितनी की एसी कराती उस हाफ साइकिल में। ध्यान से सुनो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को। आपकी जो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एसी की कौन सी वैल्यू होती है भाई, ये वो वैल्यू होती है डीसी की जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कराए, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराए और इन ए हाफ साइकिल ऑफ टाइम, इन हाफ साइकिल ऑफ टाइम एज दैट ऑफ एसी। तो अब भाई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप बेटा नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ए एसी और एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज सेंड बाई एसी इन दैट हाफ साइकिल। तो चलो भाई इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो भाई करंट की इक्वेशन लिखते हैं हम, I इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। ये भाई हमारी एसी करंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डीसी करंट की। अगर भाई आपका करंट है स्टडी स्टेट तो स्टडी स्टेट करंट की फॉर्म में क्या हो जाती है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है भाई। मैं लिख भी देता हूँ, ये आपकी एसी के लिए है और ये वाली इक्वेशन आपकी डीसी के लिए है। अब भाई हमें दोनों से क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, और दोनों से चार्ज निकालने के बाद उसको हम इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना है टाइम का इंटरवल कितना लेना है भाई, हाफ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, पहले डीसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डीसी से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो डीसी से चार्ज क्या है भाई हमारा, डी क्यू इज इक्वल टू, डीसी से अगर मैं चार्ज निकालूं तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। लेकिन भाई हमें डी क्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, क्यू। तो भाई डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो डी क्यू का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, क्यू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आई डॉट डी टी का। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे भाई, 0 से और t बाई 2 तक। अगर आप यहाँ से 0 से और t तक ले लोगे तो भाई आपको ये एवरेज वैल्यू 0 मिलेगी, निकाल के देख लेना। अब बात आती है भाई इस i की, तो i की जगह i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो AC से। यहाँ पे जैसे ही आप i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो जाता है, 0 से t बाई 2 तो हमारी लिमिट थी, और i की जगह क्या जाएगा भाई, आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। अब आई नॉट पीक वैल्यू है यानी कांस्टेंट है, ये कहाँ जाएगी भाई, बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। तो आई नॉट को तो मैंने एज इट इज बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब इंटीग्रेशन को भी सोल्व ही कर लेते हैं भाई इसी स्टेप में। साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है भाई, इंटीग्रेशन, थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा भाई हमारा माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा टी का भाई ओमेगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे, टी के रिस्पेक्ट में, और डी टी हट जाएगा हमारा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई 2 तक हमारी क्या रह जाएंगी, लिमिट्स रह जाएंगी। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ से हमारा q जो आया है वो किसके इक्वल आ गया भाई, आई नोट बाई ओमेगा इंटू माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से t बाई 2। इस माइनस के साइन को भी भाई पहले ही हम बाहर की साइड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस आई नोट बाई ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी रेज टू पावर 0 टू t बाई 2। अब लिमिट्स को कैसे पुट करते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले तो इस स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल T बाई 2 पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इस t की जगह 0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस ऑफ आई नोट बाई ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी की जगह क्या जाएगा भाई, t बाई 2 माइनस कोस 0। ये हमने क्या किया भाई, अभी अभी लिमिट्स पुट कर दी है यहाँ पे। अब ओमेगा टी किसके इक्वल होता है भाई, यहाँ पे मैं रफ साइड लिख देता हूँ। आपने पढ़ा था ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यही होती है।
तो यहाँ से अगर आप ओमेगा टी निकालोगे तो आपके पास किसके इक्वल मिलेगा भाई, ये 2 पाई के इक्वल मिलेगा। ये भाई ये इक्वेशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी सर्कुलर मोशन के केस में, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो भाई 2 पाई यानी 360 और डिवाइडेड बाई टाइम, तो हमारे पास एंगुलर स्पीड मिल जाती है भाई कितनी डिस्टेंस उसने इस टाइम इंटरवल में कवर अप की। अब सर्कुलर मोशन है तो इसको हम कैसे फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, एंगुलर बोल देते हैं भाई। तो भाई ओमेगा और टी की जगह तो क्या आ जाएगा 2 पाई, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कोस 2 पाई माइनस कोस 0 माइनस कोस ऑफ 0। अब भाई साइन की और कोस की बेटा बेसिक सी वैल्यू तो आपको आती ही होंगी, तो हमारे पास क्या मिलता है भाई Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, तो पहले से ही था, ये क्या हो जाएगा भाई -1 और कोस 0 भी क्या होता है 1, तो ये हो गया हमारे पास -1 दिस विल गिव्स अस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, देन इट विल गिव्स अस 2 आई नॉट बाई ओमेगा। तो भाई ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, किससे भाई स्टडी स्टेट करंट की वैल्यू से, किससे भाई स्टडी स्टेट से। अब हम बात कर लेते हैं एसी से, किससे एसी से। रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूँ भाई वो एसी के लिए है, आप लोगों को स्पेशल हेडिंग बनानी है। तो एसी के लिए क्या हो जाएगी भाई, एसी के लिए मैं करंट की एज्यूम कर लेता हूँ, वैल्यू है आई एम, ठीक है, यानी मीन वैल्यू करंट की। मीन वैल्यू करंट क्या हो जाएगी भाई, चार्ज, करंट क्या होता है चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज डिवाइडेड बाई आपका टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है भाई T/2। अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालता हूँ तो चार्ज की वैल्यू मेरे पास क्या आती है भाई आई एम मल्टीप्लाई बाई T/2। तो भाई एक तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, एक इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया भाई, चार्ज निकाल लिया है। दोनों से जो चार्ज आया है उसको इक्वल पुट कर दो, तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा इज इक्वल टू आई एम इंटू T/2। अगर आप यहाँ से आई एम की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, अगर चाहो तो भाई देखो यहाँ पे है ओमेगा और यहाँ पे है टी, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ओमेगा की, तो ये क्या आ जाएगा 2 आई नॉट, ओमेगा क्या होता है भाई 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू आई एम इंटू T/2। that will give us I m is equal to 2 I नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तो भाई पहले से ही था इस साइड, T/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा भाई डिवाइड में, और डिवाइड वाली टर्म भाई यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगी चेंज, तो चेंज हो जाएगी भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास आया है 2 आई नॉट बाई पाई। 2 बाई पाई नॉट अगर आप डिवाइड करोगे तो भाई ये आता है आपके पास 0.637 ऑफ आई नॉट। तो यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया है वो क्या है भाई, जो हमारी मीन वैल्यू होती है किसके लिए एसी के लिए, ये हमने किसके लिए ली थी भाई एसी करंट की ली थी। तो मीन वैल्यू जो करंट की होती है एसी के केस में वो डीसी की वैल्यू की 0.37 टाइम्स होती है भाई डीसी की वैल्यू के। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा भाई 63.7% हो जाती है डीसी की वैल्यू की। तो ये भाई हमारा टॉपिक था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। नेक्स्ट में बेटा हम वोल्टेज निकालने वाले हैं, तो स्टेप सारे सिमिलर के सिमिलर रहेंगे, ध्यान से देखना कहाँ पे चेंज आता है। सिर्फ करंट को किस में चेंज करना है वोल्टेज के अंदर, किससे चेंज करोगे भाई यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से भाई इसको सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज करना है। तो चलो इसको रब कर दें भाई। नेक्स्ट जो आपका वोल्टेज वाला है बेटा उसको निकालने से पहले अपनी रफ कॉपी लो और एक बार इसको जरूर सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने से तो चलो भाई मीन वैल्यू इस बार ईएमएफ के लिए निकाल के देखते हैं। तो पहले तो ईएमएफ की इक्वेशन लिखो, ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन हमारे पास ये होती है एसी की। आप चाहो तो बेटा कोस ओमेगा टी भी ले सकते हो, कुछ नहीं बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एक दो स्टेप ही चेंज होंगे। नेक्स्ट भाई स्टडी स्टेट की अगर हम बात करें तो आई किसके इक्वल था भाई डी क्यू बाई डी टी के। यहाँ से अगर आप आई की जगह ई बाई आर भी लिख सकते हो ओम्स लॉ से, ये क्या आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से डी क्यू निकालो भाई, डी क्यू क्या आ जाएगा
ई बाई आर इंटू डी टी। अगर आप ई की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन से तो आपके पास क्या आएगी भैया, ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर इंटू डी टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है भाई, डी क्यू आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है भाई, क्यू चाहिए होता है। क्यों भाई, क्योंकि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ के केस में ये स्टडी स्टेट की वो वैल्यू होती है, ध्यान से सुनो भाई, स्टडी स्टेट की वो वैल्यू होती है ईएमएफ की जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा दे जितना कि उस हाफ साइकिल में एसी कराती है। ठीक है, यानी आपने डीसी ली, डीसी ईएमएफ डायरेक्ट या स्टडी स्टेट ईएमएफ ली और वो उतना ही चार्ज फ्लो करा दे हाफ साइकिल में जितना कि आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेंड कराने वाली थी। अगर डेफिनेशन की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो डेफिनेशन में क्या हो जाता है भाई, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और ए हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ और स्टडी ईएमएफ दैट विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट इन हाफ साइकिल एज इज सेंड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो भाई यहाँ से चार्ज निकालना हमें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी क्यू। तो डी क्यू को क्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या एक बार लिख लेते हैं भैया, हमें हमारे पास जो इक्वेशन आई है, डी क्यू इज इक्वल टू ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेंगी, और 0 से t बाई 2, क्योंकि अगर 0 से t ले लिया तो भाई आप देख सकते हो एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल है, एवरेज लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं भाई, 0 टू हाफ जो आपका साइकिल है वो लेते हैं। डी क्यू का करोगे तो आपके पास क्यू आ जाएगा, ई नोट बाई आर आपका कांस्टेंट है बाहर की साइड, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। यहाँ पे इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना भाई, ऐसा हो सकता है आप साइन का कर दो डायरेक्ट कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा करना भूल जाओ तो भाई इससे आपका कंप्लीट डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो बेटा स्पेशल अटेंशन रखनी है कि भाई थीटा की जगह क्या गिवन है और लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे भाई, 0 से t बाई 2 और यहाँ से dt हट जाएगा आपका। अब लिमिट पुट करो भाई, लिमिट पुट करोगे तो आपके पास जो कि q की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, ई नोट बाई आर और ओमेगा भी। अब माइनस साइन को भी हम बाहर ले लेते हैं। अब भाई हमारे पास अंदर बचा सिर्फ कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी यानी एक बार तो हम कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल T बाई 2 माइनस कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिखोगे 0, तो ये क्या आ जाएगा कोस 0। तो यहाँ से आपकी जो क्यू की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई भाई, माइनस ई नोट बाई आर ओमेगा इंटू ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हो भाई 2 पाई, यानी कोस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस कोस 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, आपके पास यहाँ से जो क्यू की वैल्यू निकल के आई वो आई माइनस ई नोट बाई आर ओमेगा कोस पाई माइनस 1 माइनस कोस 0 1। तो भाई जो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो क्यू की आती है वो आती है क्यू इज इक्वल टू माइनस ई नोट आर ओमेगा और ये भाई माइनस माइनस आके प्लस और ये क्या हो जाएगा 2। तो ये तो आगे भी हमारी स्टडी स्टेट से या हम कांस्टेंट ईएमएफ से बोल सकते हैं। अब निकाल लेते हैं भाई एससी से, एक सेकंड, अब निकाल लेते हैं एसी से। तो एसी के लिए भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एसी के लिए जो हम करंट ले लेते उसको क्या ले लेते थे आई एम। तो ये लो भाई आई एम इज इक्वल टू आपके पास किसके आता था, आई एम करंट था आपका, आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई वी आर। तो वी आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा ई एम आर, यही आएगा। अब इसी से हमें क्या निकालना भाई ई एम निकालना है। तो ई एम आपके पास क्या आएगी आई एम, एम भाई यहाँ पे मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाई आर, ये सिर्फ ओम्स लॉ है। वी आई सॉरी भाई यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी बेटा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी ई एम इज इक्वल टू आई एम आर, ई एम V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अप्लाई किया है भाई यहाँ पे। तो ई एम आपका किसके इक्वल आया भाई आई एम, लेकिन हमें आई एम नीचे हमें, तो इससे भी क्या निकालना भाई Q। स्टडी स्टेट से हम Q निकाल चुके हैं, अब हमें AC से भी क्या निकालना है Q की वैल्यू। तो भाई Q निकालने के लिए हम करंट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज की जगह तो Q और टाइम की जगह भाई हाफ साइकिल, कितना साइकिल हाफ साइकिल इंटू R। तो आपके पास यहाँ से निकल के आया 2Q डिवाइडेड बाई T इंटू R। दोनों से भाई Q की वैल्यू आप लोगों के पास
सॉरी EMF की वैल्यू आई है यहाँ से, तो Q की वैल्यू और निकाल लेते हैं भाई। अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन है आपके पास। सिंप्लिसिटी के लिए भाई मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ये इक्वेशन, EM इज इक्वल टू 2Q/T इंटू R। अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी EMT डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, अब Q की वैल्यू AC से आ चुकी, स्टडी स्टेट से आ चुकी, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लो और दोनों को कंपेयर करो भाई। दोनों को कंपेयर करोगे तो हम लिख सकते हैं EMT डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू 2E0/R ओमेगा। निकालना हमें यहाँ से क्या है EM, तो EM निकालो भाई। EM इज इक्वल टू क्या है भाई 2E0/R ओमेगा, तो पहले से ही था, इंटू 2R और डिवाइडेड बाई भाई T। अब अगर आपकी मर्जी है भाई इस ओमेगा की जगह 2π/T लिख लो या इस T की जगह 2π/ओमेगा लिख लो। हम ओमेगा की जगह लिख लेते हैं भाई, तो हमारे पास आता है 2E0 इंटू 2R डिवाइडेड बाई R और ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा भाई 2π/T इंटू T। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। R से R कैंसिल आउट हो चुका है, T से T कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो रहा है, जो बचा वो क्या बचा, एक तो ये 2 बचा है भाई और एक E0 और एक आपके पास डिवाइडेड बाई पाई, और 2/पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है भाई 0.637 E0। तो भाई हमारे पास जो EM की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, EM की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है भाई 0.367 ऑफ E0। यानी जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की जो EMF की वैल्यू होती है वो स्टडी स्टेट वोल्टेज की या पीक वोल्टेज की कितनी होती है भाई वो 0.367 होती है। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो कितना हो गया भाई ये 63.7% होती है पीक वैल्यू, या फिर इसको पीक वैल्यू भी बोल देते हैं भाई, पीक वैल्यू या फिर स्टडी स्टेट वैल्यू की। तो ये था भाई मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। नेक्स्ट भाई हमने जो हमारा DC का केस जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा था, लेकिन जब आप बात करोगे किसकी AC की, तो AC के केस में भाई हम हीटिंग इफेक्ट वाली टर्म को बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। पहले हम करंट की निकालेंगे फिर किसकी निकालेंगे भाई वोल्टेज की। तो भाई RMS वैल्यू AC की क्या होती है भाई, RMS वैल्यू की वैल्यू ऑफ AC वो वैल्यू होती है DC की या बोल सकते हैं स्टडी स्टेट करंट की, जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे और एन कंप्लीट साइकिल एज दैट जनरेटेड बाय AC। DC की वो वैल्यू ले लो भाई करंट की जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर दे जितनी की हीट जनरेट करता है AC उसी सेम साइकिल के लिए। तो चलो भाई डेरिवेशन करते हैं इसका। तो पहले तो भाई करंट की इक्वेशन लिखते हैं। करंट की इक्वेशन हमारी क्या होती है, I = I0 ऑफ साइन ओमेगा टी, यही होती है। हीटिंग इफेक्ट निकालोगे अगर आप, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई DH = I²R और यहाँ पे क्या आएगा भाई DT। ध्यान रखना हीटिंग इफेक्ट होता है H = I²RT, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल इंटरवल लेंगे टाइम का तो DT, और उस स्मॉल इंटरवल में जो हीट जनरेट होगी उसको क्या लिखेंगे भाई DH। लेकिन हमें DH नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए भाई H चाहिए। हीट कितनी जनरेट हुई है वो भी कितने साइकिल पे, फुल साइकिल पे। ये भाई बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट साइकिल पे पॉसिबल है, ये जो स्मॉलेस्ट टाइम का इंटरवल है उस पे हमारे पास हीट जनरेट हो चुकी है। कंप्लीट साइकिल पे निकालनी है, यानी 0 से T के साइकिल पे अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करो भाई, तो DH का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई H, इस साइड इंटीग्रेशन का साइन I²R.DT, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे भाई इस बार 0 से T। ध्यान रखना भाई एवरेज वैल्यू में हमने 0 से T/2 ली है, यहाँ पे 0 से T लोगे। वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू पुट कर दो, तो I की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर, ये रही इक्वेशन भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट R और डॉट T। तो भाई ये हमारे पास H आ चुका है। अब भाई सिंपल सा आप लोगों को क्या ओपन करना है भाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन है भाई यहाँ पे साइन का स्क्वायर आ चुका है, तो बेटा जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर और इंटीग्रेशन के अंदर हो
तो उसको किसी सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर लो जिसमें स्क्वायर ना आता हो, उससे भैया बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म उनको बाहर ले लेते हैं। तो आई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, यानी आई नॉट का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, आर को भी बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भाई मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, यानी 1 माइनस कोस 2 थीटा के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ से रेज टू पावर क्या हो गई है भाई, हट चुकी है। इससे भाई आपका इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो भाई इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको लर्न रखना है। इनटू क्या है भाई, आर तो बाहर आ चुका है, हमारा बचता है dt। अब इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं हम भाई। तो इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे, h इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर तो ठीक है, r भी है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t एक बार तो 1 का करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम किसका कर देंगे भाई 0 टू t cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 का इंटू dt। ठीक है भाई, तो चलो इसी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर आप इस 2 को भी चाहो तो ये भी क्या है भाई कांस्टेंट है, इसको भी आप बाहर की साइड ले लो, तो हमने इसको भी बाहर की साइड लिख दिया अभी। तो अब आपके पास क्या आता है भाई, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो h की वैल्यू आपके पास निकल के आते हैं भाई आई नोट का स्क्वायर r बाई 2, ये तो कांस्टेंट था जो आपके पास पहले से ही बाहर था। अब जब 1 का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है भाई t आता है। क्या आता है बेटा आपके पास t, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये भाई इंटीग्रेशन को हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं कांस्टेंट। t का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा t, यानी आपका कोई स्मॉलेस्ट इंटरवल था टाइम का जो 1 था, उसको बार बार ऐड करते चले जाओगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा भाई, वो टाइम ही मिलेगा। तो ये क्या आ चुका है आप लोगों के पास भाई t माइनस साइन 2 थीटा का अगर आप करोगे इंटीग्रेशन तो आपको क्या मिलेगा भाई, सॉरी कोस 2 थीटा अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा का इंटीग्रेशन। थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा भाई 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू t। तो एक बार इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दो और एक बार 0 पुट कर दो। जब ऐसा करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी भाई h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, स्मॉल टी की जगह पर तो कैपिटल टी पुट कर दिया, एक बार 0 पुट कर दिया भाई इस स्मॉल टी की जगह, माइनस साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अगर मैं इसी इक्वेशन को भाई सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या आती है भाई हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2, ये तो पहले से ही था भाई कांस्टेंट, t माइनस 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, यानी t माइनस ये क्या आ जाएगा भाई साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 2 ओमेगा टी की जगह 2 पाई, ओमेगा टी की जगह क्या लिखता हूँ 2 पाई, क्योंकि ओमेगा क्या होता है भाई 2 पाई बाई टी होता है, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तो भाई ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, सिंप्लीफाई हो गए। ये भाई साइन 0 है क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो इसको लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो हमारे पास जो यहाँ से h निकल के आया वो क्या निकल के आया है भाई, h निकल के आया हमारे पास आई नोट का स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों भाई 2 इंटू 2 क्या हो गया है 4, और साइन 4 पाई जो आपका होता है वो क्या होता है 0 होता है भाई। ये जो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये रेडियंस में एंगल होते हैं, और इनको आपको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। 4 पाई को यानी 4 को 180 को मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये 0 है, ये क्या है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, इस साइड फिर 4 पाई, ये फिर 5 पाई। तो आप खाली देखने से बता सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू 0 होगी, -1 हो गया 1 होगी, क्योंकि भाई जो आपकी रेडियन में जो एंगल होते हैं उनका प्लस पॉइंट यही होता है, उनका देखने से ही पता चल जाता है कि वो कहाँ लाई करते हैं। तो भाई इनको मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी साइन की केस में।
तो ये क्या है आपके पास h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ये तो आ चुकी भाई हमारी स्टडी स्टेट से। अब निकाल लेते हैं हम एसी से। एसी से क्या आएगी भाई h इज इक्वल टू आई वी का स्क्वायर आर टी। आर एम एस वैल्यू को भाई हम ऐसे लिख देते हैं आई वी से। आर एम एस वैल्यू को हम वर्चुअल वैल्यू भी बोल देते हैं। कैसे वैल्यू बोल देते हैं भाई वर्चुअल वैल्यू भी। अब दोनों को भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर दो। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई आई वी का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से निकालना क्या है हमें आई वी, तो आई वी यहाँ से क्या है भाई आर टी से तो आर टी डायरेक्ट कैंसिल आउट ही हो रहे हैं। और आई नॉट का स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट बाई 2 स्क्वायर भाई। समझ में आया बेटा ये स्टेप। यहाँ पे स्क्वायर है इस साइड अंडर रूट लोगे तो आई नॉट का तो स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट हट जाएगा और सिर्फ 2 का अंडर रूट रह जाएगा। और अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है भाई 0.707 ऑफ आई नॉट। बेटा ये वैल्यू आप लोगों को लर्न रखनी है, एक तो 0.637 और एक 0.707। तो जो हमारी वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू होती है एसी की वो 0.707 टाइम्स होती है स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट की या फिर पीक वैल्यू की। तो भाई आरएमएस वैल्यू और हम मीन एवरेज वैल्यू दोनों निकाल चुके हैं। इसके बाद भाई ईएमएफ के लिए और निकाल लेते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। डेफिनेशन वही सेम रहेगी क्या भाई, ये स्टडी स्टेट ईएमएफ की वो वैल्यू होती है जो सेम हीट जनरेट करे जितना कि उस साइकिल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेंड करने वाली थी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये भाई स्टडी स्टेट की या कांस्टेंट ईएमएफ की वो वैल्यू होती है जो सेम हीट जनरेट कर दे जितनी कि उस साइकिल में हमारा एसी या हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेंड करने वाली थी। ठीक है, तो भाई दोनों से हीट निकालनी है। ईएमएफ के केस में भी प्रीवियस की तरह केस बिल्कुल सेम रहेंगे और साइकिल कितना लेना है भाई 0 से t का साइकिल लेना है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है भाई ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट हीट निकालनी है तो हीट क्या हो जाएगी भाई आई स्क्वायर आर टी होता है तो आई स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ ई स्क्वायर। पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं भाई जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब इसी को मैं क्या लिखता हूँ भाई टी की जगह तो क्या आएगा बेटा डी टी, क्योंकि हम यहाँ पे डी एच निकाल रहे हैं तो ये क्या है डी टी। यहाँ से आपका डी एच ई एम एफ की फॉर्म में अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू डी टी। आया भैया समझ में। ओम्स लॉ से बेटा आई की जगह हमने क्या लिख दिया है वी बाई आर लिख दिया है। नेक्स्ट ई नोट की सॉरी ये ई है भाई ई नोट नहीं आएगा ई, क्योंकि यहाँ पे क्या है आई है तो आई की जगह क्या आएगा ई आएगा। अगर ये आई नोट होता तो यहाँ पे क्या आता ई नोट। ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या हमारी ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर डॉट डी टी। भाई कोई इस ओमेगा टी का स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे ई का स्क्वायर है, ई की वैल्यू ये रही तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर होगा तब ई नोट का स्क्वायर आएगा, साइन थीटा का सॉरी साइन का स्क्वायर आएगा और थीटा एज इट इज आएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो चलो डी एच को किस में कन्वर्ट करते हैं एच के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो डी एच का इंटीग्रेशन करोगे तो एच, और इस साइड भाई जब इंटीग्रेशन करोगे तो कॉन्स्टेंट टर्म को मैं पहले ही बार ले रहा हूँ भाई ई नोट का स्क्वायर बार आर बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई 0 से t तक आपकी लिमिट है। नेक्स्ट ये आ गया भाई ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा साइन स्क्वायर है भाई। अब फिर से बेटा स्क्वायर की टर्म आ गया तो स्क्वायर की टर्म को किसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसके अंदर स्क्वायर ना हो। तो साइन को हम ऐसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई 0 से t तो एज इट इज इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी, यही आएगा। तो आपका h यहाँ से जो निकल के आया वो क्या है भाई ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। अब भाई इंटीग्रेशन ऑफ
पहले तो इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t 1 का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, ये 2 हमने बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचा भाई cos 2 ओमेगा t डॉट dt। भाई इसका इंटीग्रेशन बेटा मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर किसी को ये इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना आता तो भाई मेरे को जरूर से जरूर एक बार मैसेज करके जरूर बताएं कि सर मेरे को इस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपका सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए भाई ई नॉट का स्क्वायर बाई 2r, 1 का तो क्या आ जाता है t, लिमिट पुट करोगे t माइनस 0 यानी आपके पास क्या आने वाला है भाई यहाँ पे तो t ही आने वाला है, माइनस cos 2 ओमेगा t, ये cos 2 ओमेगा t भाई sin 4 पाई में कन्वर्ट होगा और sin 4 पाई की जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये स्टेप भाई आप लोगों को 101% क्या करके देखने हैं बेटा, सोल्व करके देखने हैं। तो जब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल क्या है भाई h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2r इंटू टी। ये इक्वेशन अगर किसी की नहीं आई तो बेटा इसका मतलब है आपने cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन अच्छे से सोल्व नहीं किया, उसको दोबारा से देखो। नेक्स्ट भाई AC के लिए और निकाल लेते हैं। AC के लिए कैसे निकालोगे, AC के लिए हीटिंग इफेक्ट क्या आएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी आई वी स्क्वायर आर टी, यही होता था। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर EMF की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ई वी स्क्वायर बाई आर इंटू कैपिटल टी। यहाँ से निकालना था भाई हमें H हमारे पास आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करो और भाई इसको इक्वेट कर दो एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही हम इनको इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई ई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भाई डिवाइडेड बाई 2r था बेटा, ये 2r था भाई, यहाँ पे गलती से बाई मिस्टेक 2r लिखा गया, तो सॉरी 2t लिखा गया था, तो ये क्या है डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू, निकालना क्या है भाई हमें यहाँ से ई वी का स्क्वायर, r से r और t से t, इस साइड दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए हैं, हमारे पास किसके इक्वल टू आया है ई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब ई वी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है ई नॉट बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आती है भाई 0.707 ऑफ ई नॉट। तो भाई वर्चुअल वैल्यू EMF की या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज ऑलवेज इक्वल टू 0.707 ऑफ स्टडी स्टेट EMF और पीक वैल्यू ऑफ EMF। ई नोट को भाई हम क्या भी बोल देते हैं बेटा, पीक वैल्यू भी बोल देते हैं। तो भाई ये था आपका एवरेज वैल्यू एंड मीन वैल्यू प्लस आपकी RMS वैल्यू। तो भाई दो टॉपिक हैं आज, एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू। भाई इन दोनों टॉपिक्स को निकाल के देखो बेटा अच्छे से। इसके अलावा हम एक दो टॉपिक और करने वाले हैं, वो हैं भाई आप लोगों के क्या AC सर्किट के अंदर जब एक बार रेजिस्टर लेंगे, एक बार इंडक्टर लेंगे और एक बार क्या लेंगे भाई कैपेसिटर।